नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे पंचायती चुनाव के दिन करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियों की तैयारियां और तेज होने लगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी और इनेलो भी लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही। आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण पंचायती चुनाव और कैसी है तैयारियां, इस खास रिपोर्ट से समझिए। पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। 15 से 30 सितंबर के बीच चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह संभव है। राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए संकेत दे दिए हैं। साथ ही चुनाव लटकने की अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। चलिए आपको बताते हैं कि किन पदों पर होने हैं पंचायत चुनाव। इन पदों पर होने हैं चुनाव। हरियाणा में इस बार 71,741 पदों पर चुनाव होने हैं। इनमें 6,228 सरपंच, 62,022 पंच, ब्लॉक समिति के 30,380 पदों पर चुनाव होंगे। इस बार कैसी होगी प्रशासन की तैयारी। पंचायत चुनाव की तैयारी। पहली बार प्रदेश में 500 वोटों के स्थान पर 1000 वोटों पर एक बूथ बनाने की योजना है। अनुमान है कि प्रदेश में 14,000 बूथ बनेंगे। तीनों पदों के लिए 42,000 ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। शेष मशीनों से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समय आयोग के पास करीब 73,000 ईवीएम मशीन स्टॉक में है। इनमें से 30,000 मशीनें गुजरात चुनाव आयोग से ली गई है, जबकि शेष भारतीय निर्वाचन आयोग से ली गई है। पंचायती संस्थाओं के चुनाव में करीब 50,000 मशीनों की जरूरत की संभावना है। हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव के चलते मशीनें जिलों में रखी गई हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से गांव में मशीनें भेज दी जाएंगी। अब जैसे जैसे पंचायत चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा कांग्रेस ने भी आज पंचायत चुनाव समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर विधायक दल की बैठक की। ये बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी विशेष तौर पर बैठक में रहे। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। इन्हीं पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो आज प्रस्ताव हमने किया है कि पंचायत के चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन जो होनी चाहिए, कमीशन को तुरंत रिपोर्ट देगा और चुनाव में बैकवर्ड क्लासेस जो रिजर्वेशन अभी पहले नहीं हो उसका प्रावधान करना चाहिए। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था श्यामलाल भूमि के मामले में, उसमें सरकार से हमने कहा कि तुरंत जो है उसमें चाहे कंसोलिडेशन एक्ट है या विलेज कॉमन लैंड एक्ट है, उसमें जो भी संशोधन लाने की जरूरत हो वो संशोधन लेके आए और उसमें अगर स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाना चाहिए तो तुरंत सेशन बुला के वो ले आए, क्योंकि इन्होंने लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं बीजेपी की भी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और चुनाव प्रभारी कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पंचायत का चुनाव लड़ने की अपनी समिति गठित की है। उसकी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हुई है और जो लोग हमारे सीनियर लीडर हैं, जिनको हमने जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, उन सभी ने, और जो पहले समिति बनाई गई थी उसके सभी जो सदस्य थे, उन सभी ने इस बैठक में भाग लिया है।
और हमने निर्णय किया है कि जल्दी हम सभी जिलों में जाके कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं की क्या राय है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, उसका निर्णय कार्यकर्ताओं के जिम्मे होगा और वो अपनी राय देंगे। और हमारे जो भी प्रभारी हैं जिलानुसार, वो 24 तारीख तक अपनी ये राय देंगे। इनेलो और आम आदमी पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही हैं। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। पंचायत चुनावों को लेकर इन दिनों चर्चाओं से माहौल गर्म है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे, उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। अब गांव के चुनावों में भी तमाम पार्टियां दिलचस्पी दिखा रही हैं और दिखाएं भी क्यों ना। गांव में जन जन तक पहुंचकर ही शहरों का रास्ता मजबूत होता है, जिसको लेकर शुरू हो चुकी है तैयारी। अब देखना होगा कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार। खबर ब्यूरो। तो उधर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल जो है वो बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनों को भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति को एक नए सिरे से गठित किया। क्या है वो नया सिरा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, आपको जीएफएक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए हैं। आपको बताएं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको संसदीय बोर्ड का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया है। राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे। सर्बानंद सोनोवाल ये भी संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे। सुधा यादव है संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं। साथ ही साथ बीएल संतोष को जो सचिव है उनको भी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। बीएस येदुरप्पा इनको भी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा इनको भी संसदीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, इनको भी सदस्य बनाया गया है। के लक्ष्मण है संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में इनकी भी नियुक्ति हुई है। के लक्ष्मण की केंद्र चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उनकी अगर बात करें तो जेपी नड्डा इनको केंद्र चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। नरेंद्र मोदी को केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अमित शाह का भी नाम उसमें शामिल है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में अमित शाह को भी नियुक्त किया गया है। राजनाथ सिंह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में राजनाथ सिंह भी नियुक्त हुए। इकबाल सिंह लालपुरा को भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय चुनाव समिति के ये भी सदस्य होंगे। सत्यनारायण जाठिया केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, इनको भी बनाया गया। सुधा यादव केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं। बी श्रीनिवास को भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य जो है वो बनाया गया है। भूपेंद्र यादव इनको भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। बीएल संतोष इनको भी केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया गया, इनको भी सदस्य बनाया गया। बीएस येदुरप्पा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में बीएस येदुरप्पा का भी नाम इनको भी बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य में देवेंद्र फडणवीस को भी नियुक्त किया गया है। के लक्ष्मण केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में के लक्ष्मण का भी नाम शामिल है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे और दो तस्वीरें अब आपके सामने हम रखेंगे। पहली तस्वीर में मां अमृता हॉस्पिटल की है और दूसरी तस्वीर शहीद मनोज भाटी के घर की शाहजहांपुर की है, जहां पर सीएम पहुंचे और सीएम ने दोनों को बखूबी निभाते हुए नजर आए। आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को इस अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं और सीएम मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर शहीद परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा और वो रख दिया गया। दोपहर 11 बजे उन्होंने घोषणा की थी और शाम को ये जानकारी मिली कि उस स्कूल का नाम मनोज भाटी के नाम पर रख दिया गया। शहीद मनोज भाटी के नाम पर वो स्कूल अब जाना जाएगा। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मां अमृता हॉस्पिटल की है, जहां पर सीएम मनोहर लाल जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे और 24 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और दूसरी जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो मनोज भाटी के घर की तस्वीर है, जो इस देश के लिए शहादत दे चुके हैं, जो इस देश के लिए शहीद हो चुके हैं। और सीएम मनोहर लाल वहां पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। उनसे परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, इस देश का हर एक वासी आपके साथ खड़ा हुआ है। कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हो, आप तुरंत हमें बताएं। और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी, जो प्राथमिक स्कूल है उसका नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। और आपको बताएं, ऐसा ही हुआ है और उस शहीद के नाम पर अब उस स्कूल का नाम रख दिया गया है। और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा था कि हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा के किसी विभाग के अंदर आपके परिवार से एक शख्स को नौकरी दी जाएगी। उसकी भी घोषणा जो है सीएम मनोहर लाल ने की है और उसको लेकर भी आगे कार्य किया जा रहा है। तो एक शहीद सैनिक वो चला गया, देश पर शहीद हो गया। परिवार के नाते भी हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है। बड़ा एक बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर वो शहीद हुआ है, शहादत के ऊपर गर्व भी है। इसलिए परिवार के लोगों को ढांढस बताने के लिए मैं आया हूं और कुछ चीजें हमने तय की हैं कि इस शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे। तो यहाँ का जो स्कूल है उस स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी उनके नाम से। तो वहीं पर हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने अपने कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर से केरल तक तिरंगा के प्रति लोगों का जुनून देखने को मिला और यह वर्ष 1947 के बाद पहला अवसर दिखाई दिया जब देश के अंदर लोग एकजुट होते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये तिरंगा अभियान जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर चला है और देश के 135 करोड़ की जनसंख्या एक छत के नीचे जुड़ती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं और लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में जो पिरोया गया है वो काबिले तारीफ है। देखिए, घर घर तिरंगा और जो नेशनल तिरंगा का अभियान चला, ये मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में 1947 के बाद सबसे बड़ा इवेंट है जो हर आदमी के पास पहुंचा है। मतलब आप महल से लेके सब बड़े से बड़े आदमी से लेके टोटल रिक्शा वाले तक, छोटे आदमी तक पहुंचा है। हर रिक्शा वाले ने, ऑटो वाले ने, छोटा जो दुकानदार था जिसकी चाय की दुकान है, उससे लेके जितने मकान है सब पे लोगों ने झंडा लगाया, पूरे बाजार रंगों में भरे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ उसने एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा की है। अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसान डीसी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अंबाला कैंट के 2 सड़कें और किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर अपनी मांगे रखी। डीसी विक्रम सिंह ने किसानों की मांगे सुनी और उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन देते नजर आए हैं। हम विस्तार से मिले हैं, जैसे हमारा एक रिंग रोड बन रहा है अंबाला कैंट और एक शामली रोड आ रहा है हमारे गांव से, तो उसके लिए मिले हैं। उनके भी हमें अभी तक ये तो ना तो ये पता भी क्या हमें पैसे मिलेंगे, कितने हमारे से रिक्वायर कर रहे हैं। और जिसमें कूड़ी की समस्या है, पानी की निकासी की, ट्यूबवेलों की समस्या है, रास्तों की समस्या है, ये सारी समस्याएं थी आज, उसके लिए मिले हैं। तो इसके लिए उनके कुछ कंसर्न्स थे, उसके लिए आज ऑफिस आए थे, उसके लिए मिले, तो उनकी सभी कंसर्न्स को ध्यान में रख के आगे कार्य किया जाएगा। तो मैंने डीआरओ को भी और पीडी एनएचआई दोनों को कह दिया कि
किसानों की जो भी मांगे हैं इनको जरूर से खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर लोगों को शंकर चौक, इफ्को चौक और हीरो होंडा चौक पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब लोगों का इससे निजात मिलती हुई नजर आ रही। आपको बताएं कि पैदल यात्रियों को सुरक्षित क्रॉसिंग देने के लिए डीसी निशांत यादव ने स्वयं मौके पर जाकर इसका जायजा लिया और जानकारी के मुताबिक शंकर चौक पर डीएलएफ फाउंडेशन के द्वारा अंडरपास बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इफ्को चौक फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक सिग्नल लाइट और ऑटो और टैक्सी के लिए भी पिक एंड ड्रॉप स्थानों की व्यवस्थाएं की जाएंगी। और साथ ही यह भी बताया है कि अगले 2 महीने के अंदर अंडरपास बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं हीरो होंडा चौक गलत दिशा से आने वाले लोगों को ट्रैफिक का जायजा लिया और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी रूल को तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमने रोड सेफ्टी के अंतर्गत गुरुग्राम जिले में जो नेशनल हाईवे 48 दिल्ली जयपुर हाईवे है उसके 3 स्पॉट्स का दौरा किया। सबसे पहले हमने शंकर चौक पे विजिट की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पैदल यात्री जो है वो रोड पार करते हैं, विशेष करके मॉर्निंग में और इवनिंग में जब वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं तब। तो वहाँ पे एक प्रपोजल तो डीएलएफ की तरफ से अंडरपास बनाने का आया हुआ है और उस पर उन्होंने टेंडर फ्लोट कर रखा है। हमारी कोशिश रहेगी कि 2 महीने में उस कार्य को हम शुरू करा दें। उधर विजिलेंस टीम ने समालखा एसडीएम कार्यालय में तैनात क्लर्क रमेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और आरोपित गांव जोरासी निवासी अंकित से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगता हुआ गिरफ्तार हुआ है, जिसमें आरोपी 1,000 रुपए ले चुका है और 4,000 रुपए लेने के आरोप में रंगे हाथों वो पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक जोरासी निवासी एक युवक ने 10 अगस्त को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई है। आज एक शिकायत आई थी मेरे पास, तो उस शिकायत पे मैंने डीजी साहब से गवाह नियुक्त करवाई गई इसके लिए, और मैंने रेड करने के लिए रेडिंग पार्टी तैयार करके मैं समालखा गई। ये समालखा एसडीएम दफ्तर में लाइसेंस बनाता है, तो इस लाइसेंस के एवज में इसने 4,000 रुपये मांगे थे इससे। और आज इसने बाबरा चौक पे इसको बुलाया, आप बाबरा चौक पे मेरे पास आओ, मेरे को पैसे दे देगा। तो वहाँ से मैंने इसको रेड हैंडिंग रमेश कुमार जी को गिरफ्तार किया। खबर फतेहाबाद की है, जहां पर अनाज मंडी में इनेलो प्रदर्शन कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है और पूर्व सीएम और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला भी मौजूद रहे और ये बैठक 25 सितंबर से प्रस्तावित सम्मान समारोह को लेकर की गई और इस बैठक में प्रदेश भर के इनेलो नेता भी पहुंचे हैं। कोई कमी ना बीजेपी की नीयत में पहले दिन से खोट थी। पंचायत के चुनाव टाल के पंचायती पैसे को ये ठेकेदारों के माध्यम से हजम करना चाहते हैं। बेईमान लोग हैं। लगातार इन्होंने नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का पैसा भी इसी तरह खाया और अब इसको भी खाना चाहते हैं। इनको इस बात का एहसास है कि तुम गांव के पंचायत के चुनाव में जब जाओगे लोग तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद शहर में बने अमृत हॉस्पिटल के दौरे पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले को पायलट करती फरीदाबाद की लोकल पुलिस की गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पुलिस के मुलाजिम और साथ ही साथ गाड़ी में बैठी एक महिला को भी चोट आई है। फिलहाल इलाज के लिए घायलों को सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है। ये गाड़ी प्राइवेट गाड़ी 15 नंबर है, अपने अटारी साइड से आ रही थी, हमारे इधर से वापसी में ड्यूटियाँ जा रही थी, तो हमारी पायलट गाड़ी दर्द हुई है। जो आगे कैंटर है, कैंटर में उठाने के लिए प्राइवेट गाड़ी वालों ने ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए इसमें 3-4 आदमी, 2 बच्चे हैं, 2-3 मियाँ व्यक्ति हैं, हॉस्पिटल पहुँचा। ज्यादा चोट आई है क्या है? नहीं, ज्यादा चोट नहीं, पर फर्स्ट एड जरूर।
खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर नगर परिषद की ओर से देवीलाल पार्क के पास बने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से करीब 40 अस्थायी निर्माण गिरा दिए। दरअसल पिछले लंबे समय से दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित देवीलाल पार्क के पास अस्थायी निर्माण लगातार किए जा रहे थे, जहां पर कई सारे बांस टाटी के बने हुए निर्माण, उसको लेकर प्रशासन सख्त हुआ है और सख्ती की ये बदौलत है कि वो तमाम चीजें वहां से हटाई गई और इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि आगे से इस तरह का कोई भी निर्माण ना किया जाए जिससे आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा कहना यह है जी कि यहाँ जो ये कार्रवाई हो रही है, हम चाहते हैं कि इस तरह से रोड को खाली किया जाए, लेकिन खाली करने से पहले जो यहाँ पर रोड पे मजदूर आदमी, गरीब आदमी बैठे हैं, अपना चाय पानी का, रोटी पानी का बंदोबस्त किए बैठे हैं, उनका इंतजाम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्या उनको ये मालूम नहीं है? क्या ये राजा लोग बैठे हैं यहाँ पर? उनका रोटी पानी का इंतजाम करें, इनका रोजगार का इंतजाम करें। उसके बाद हम नहीं चाहते रोड पे बैठना, कोई नहीं चाहता। मैं चाय की दुकान थी, मैं हैंडीकैप हूँ और ये सरकार आई है जब से परेशान कर रही है, प्रशासन परेशान कर रहा है। कभी हमारी पर्ची काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। कोई मतलब दोस्त जमाते। आज सर मेरी दुकान तोड़ी गई है, आप देख लो, प्रशासन ने तोड़ी है जब से प्रशासन आया ना। तो उधर खबर सोहाना पलवल से है, जहां पर सोहाना पलवल मार्ग पर पानी की अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और जहां पर सीएम फ्लाइंग ने 4 पानी के सैंपल लिए और साथ ही सोडा और पानी के पाउच के भी सैंपल लिए गए। मौके पर परिषद की टीम ने पॉलिथीन का 25,000 रुपए का चालान किया और अवैध रूप से चल रहे बोरवेल को भी सील कर दिया गया। इसी मौके पर जीएसटी और सेल टैक्स की टीम भी कार्रवाई करती हुई नजर आई है और सीएम फ्लाइंग के फूड और सप्लाई ऑफिसर ने ये बताया है कि छापेमारी के दौरान कुल 6 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 4 पानी के सैंपल, 1 सोडा और 1 पानी के पाउच का सैंपल लिया गया। कंपनी के अंदर एक पानी का बोरवेल अवैध रूप से चल रहा था और इसे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है और सीएम फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और तमाम चीजों की बारीकी से जांच पड़ताल करती दिखाई दी। आज ये सीएम फ्लाइंग के पास कंप्लेन गई हुई थी कि जो पाउच भर रहे हैं पानी के, वो अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है। यहाँ पे हमने रेड की है, यहाँ पे पाउच का भी सैंपल लिया है, उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, उस पर हमने इनको नोटिस दिया है जिस पे कार्रवाई होगी। ये परिषद की टीम जो है मौके पर पहुंची थी, आपको ये बताएं, और यहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। एक बोरवेल जो है वो अवैध रूप से चल रहा था, उसको भी सील किया गया, उसको बंद करवाया गया। ये सोहाना की खबर, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और परिषद की टीम मौके पर पहुंचते ही तमाम चीजों को बारीकी से देखती हुई नजर आई। पेय पदार्थ को फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और इस बात को लेकर जांच पड़ताल की गई है कि कौन सी चीज जो है वो शुद्ध है, कौन सी चीज जो है वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है और किस चीज में कितनी क्वांटिटी में मिलावट की गई है। उन तमाम चीजों के सैंपल लिए गए और आगे वो सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आगे इस तरह का कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर लगातार जो सीएम फ्लाइंग टीम है वो अलग अलग जगह पर इसी तरह से छापेमारी करती नजर आती है। उधर टोहाना नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीरू सैनी ने बाजी मार ली है और नीरू सैनी ने 2 वोटों के अंदर से जेजेपी प्रत्याशी सुरेश सीटी को हरा दिया। 23 वार्डों के टोहाना नगर परिषद में 23 पार्षद और 1 वोट परिषद अध्यक्ष का भी था और इस पर दोपहर को हुए चुनाव में सभी ने अपने मत का इस्तेमाल किया और वोट डाले। टोहाना शहर की जनता ने जो अपना मैंडेट दिया था, टोहाना की जनता ने जो फैसला नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के समय और जो पार्षद चुने गए थे उस समय जो फैसला दिया था, उसमें आज फिर उसी फैसले को टोहाना के पार्षदों ने कायम रखा है। देखिए, उप प्रधान का चुनाव हुआ है, हमारे चुने हुए एमसीओ ने जो नीरू बनी है
उनको 13 वोट दिए हैं और जो दूसरे हमारे सेठी थे उनको 11 वोट मिले हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेवारी शहर के लोगों ने बतौर एमसी, बतौर प्रधान या बतौर उप प्रधान इनको दी है, वो निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जो एक परंपरा यहाँ कमेटी की पहले से थी, मैं उम्मीद करूंगा इनसे वो परंपराएं दोबारा स्थापित ना हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।